हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। वैसे तो मैंने आपको क्वांटम मैकेनिक्स के कई सारे लेक्चर बना दिए हैं आपके लिए। उसमें मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कैसे क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई, वो सब मैंने बता दिया था। लेकिन अब हम वेव मैकेनिक्स कैसे डेवलप हुई, उसका क्या रीज़न है, उसका सारा स्टडी करेंगे। तो ये फर्स्ट लेक्चर देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरह से श्रोडिंगर इक्वेशन डेवलप हुई, क्या रीज़न था कि श्रोडिंगर इक्वेशन बनाई जाए, जबकि आपके पास सारे पार्टिकल को के मोशन को सॉल्व करने के लिए न्यूटन के लॉ थे, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ है। सारे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे आप आसानी से न्यूटन के लॉ, साथ में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैक्सवेल्स की जो रिलेशंस होते हैं ना इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, वो लगा के आपके पास वेव्स भी है, ऑप्टिक्स भी है, पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स है, जिससे आप सारे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल और वेव्स, इन सब का नेचर, उनकी इक्वेशन ऑफ मोशन, सब कुछ निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो एक नई तरह की मैकेनिक्स डेवलप करनी पड़ी? तो आज हम इस क्वेश्चन को ढूंढेंगे इस लेक्चर में कि व्हाट इज द नीड ऑफ अदर मैकेनिक्स फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। वो कौन सी मैकेनिक्स है? क्वांटम मैकेनिक्स। इस क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत क्यों हुई है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि कोई भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होती है, उसके मोशन को आप न्यूटन के लॉ से आसानी से डिफाइन कर देते हैं। और 19वीं सेंचुरी के एंड तक आप सारी प्रॉब्लम को डील कर पा रहे थे, ठीक है ना। सभी ऑब्जेक्ट के नेचर को, किस तरह से उनमें मोशन है, क्या एनर्जी कंजर्वेशन है, ये सब डील कर पा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी किरचॉफ लॉ ने दिया था, क्लासिकली उन्होंने एक्सप्लेन किया था। और आपको पता है कि ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं, इसके ऊपर भी लेक्चर बना रखा है कि कोई भी बॉडी जो अपने ऊपर पड़ने वाले सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले तो वो ब्लैक बॉडी होती है, ठीक है ना। कलर उसका ब्लैक हो ना हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि ब्लैक कलर की बॉडी आप विजिबल रीजन वाले तो सारे एब्जॉर्ब कर ही लेती है, ठीक है। तो ऐसी कोई बॉडी जो अपने ऊपर पड़ने वाले सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, वो क्या हो गई? ब्लैक बॉडी। लेकिन एक्चुअली परफेक्ट ब्लैक बॉडी तो होती नहीं है। तो साइंटिस्ट ने उसको बनाने की कोशिश की, एक कैविटी बनाई जो कि एटमॉस्फेयर से आइसोलेट कर दी कि किसी भी तरह का रेडिएशन का एमिशन ना, उससे एक होल लिया, उसके अंदर पूरा एनर्जी को भर दिया। अब उसकी जो वॉल है उसकी भी कुछ प्रॉपर्टी थी कि रेडिएशन जब इसके अंदर डाला तो वो सारा का सारा ऐसे रिफ्लेक्ट होके इसके अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाए और कोई भी रेडिएशन से बाहर ना निकल आए। यानी हमने फोर्सफुली रेडिएशन को इसमें एब्जॉर्ब कराया, ठीक है ना, क्योंकि आपको परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है आपके पास। तो अब ये रेडिएशन, अब जो थोड़ा बहुत एमिट हो गया वॉल से, वैसे तो कोशिश की गई कि ये जो वॉल है इनसे रेडिएशन बाहर ना आए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर हो भी जाता है तो उसको नेग्लिजिबल मान लिया गया। तो अब इस तरह की कैविटी से एक छोटा सा होल है, इससे बाद में देखा गया। अब देखो क्या चीज होती है कि जब किसी बॉडी ने किसी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया तो वो सारा रेडिएशन जो उसने एब्जॉर्ब किया था उसको एमिट भी करने लगेगी, ठीक है ना, एमिट कर सकती है ना। अगर मान लो रूम टेम्परेचर आपका T है इस तक, और आपने इसे इतना ज्यादा कर दिया कि T से ग्रेटर T1 तक इसको रेडिएशन जब डाला आपने, तो ऑब्वियसली इसकी टेम्परेचर तो इंक्रीज ही हो जाएगा। तो मान लिया T1 टेम्परेचर हो गया, तो T1 इज ग्रेटर देन, वेरी वेरी ग्रेटर देन T है, ठीक है। जब ये रेडिएशन एब्जॉर्ब कर चुकी है, इसका टेम्परेचर बढ़ गया है, अब इससे रेडिएशन एमिट होना शुरू होगा, ठीक है। तो ये जो रेडिएशन एमिट होगा तो तब तक होता रहेगा जब तक कि आउटर मोस्ट जो उसका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उसके इक्वल ना आ जाए। ये तो अपने आप ही रेडिएशन निकलता रहेगा। तो इस रेडिएशन को देखा गया, तो इस रेडिएशन को जब एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन विद वेवलेंथ देखा गया तो इस तरह का ग्राफ आया फ्रेंड्स। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, टेम्परेचर अगर कम करेंगे तो ये आ गया, और कम किया तो ये आ गया। तो इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने, ये देखिए ये पीक ना, इससे क्या होता है, ये जो पीक है, ये टेम्परेचर बढ़ता है तो ये लो की तरफ आती चली जाती है, लैम्डा मिनिमम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी थ्योरी तो मैंने आपको बता रखी है। मेनली इस ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे क्लासिकल मैकेनिक्स से, तो ये प्रॉब्लम बना। साथ में जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई,
थॉमसन जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से ये प्रॉब्लम हुई कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसे एक्सप्लेन करने के लिए जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया, लेकिन वो डिस्कार्ड कर दिया गया, उसमें प्रॉब्लम थी। वो सब आप एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ेंगे, मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो अब इलेक्ट्रॉन से जो एटम का स्ट्रक्चर था, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की और अपना एक मॉडल प्रेजेंट किया, लेकिन वो भी, उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। उसके बाद बोर्ड ने एटम की स्टेबिलिटी के लिए कुछ ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन ये जो ऑर्बिट हैं इनकी फिक्स एनर्जी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इन्हीं फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता था। यहां तक तो आप 12th में भी पढ़ चुके हैं ना। तो इस चीज को क्लासिकली एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था। क्लासिकली इसका कोई मीनिंग नहीं है कि ये फिक्स्ड एनर्जी की ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे। दैट मीन्स कि यहाँ पे एटम का क्या स्ट्रक्चर होगा उसके बारे में, इलेक्ट्रॉन किस तरह से न्यूक्लियस के राउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, इसके बारे में नहीं समझा पा रहे थे क्लासिकली। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को नहीं समझा पा रहे थे। साथ में हर्ट्ज ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने मेटल के ऊपर रेडिएशन डाला था और रेडिएशन से आपको करंट मिल रहा था। दैट मीन्स कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे और आपका एक सर्किट पूरा हो रहा था और करंट मिल रहा था। इसको क्लासिकली एक्सप्लेन करने के लिए हर्ट्ज ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी 19th सेंचुरी के लास्ट में, जिन्हें सॉल्व करना बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया था। और इसकी वजह से ये सोचा गया कि कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्वांटाइजेशन थ्योरी ली गई थी। प्लांक ने ये कहा था कि जो रेजोनेटर हैं उसके जो एटम हैं वो हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हैं और साथ में वो कुछ डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करते हैं और डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही एमिट करते हैं। और उस तरह के क्वांटाइजेशन के कॉन्सेप्ट को कंसीडर करके ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझा दिया। साथ में रेडिएशन क्वांटाइज होता है, इसी थ्योरी को लेके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया गया। थर्ड, बोर के एटॉमिक मॉडल पे अभी भी प्रॉब्लम बनी हुई थी, इसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था क्योंकि ये क्लासिकली भी बहुत एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था, ठीक है। लेकिन ये भी मुश्किल था कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी तक जब 20th सेंचुरी से पहले जितना भी आपने पढ़ा था लाइट का वेव बिहेवियर पढ़ा था, ठीक है। प्रूव भी किया था कि लाइट डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन ये सारे इफेक्ट देते हैं। दैट मीन्स कि लाइट का वेव कैरेक्टर है। तो अब कैसे एक्सेप्ट करें कि यहाँ पे लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है, ये मुश्किल था। तो अब ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये क्या हो रहा है, किस तरह की मैकेनिक्स हम यूज करें जिससे कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके, जहाँ पे डायमेंशन बहुत छोटी हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको पता है एटॉमिक डायमेंशन बहुत ज़्यादा छोटी होती है एंगस्ट्रॉम में, और न्यूक्लियस की डायमेंशन फर्मी में। इतनी कम डायमेंशन में क्या दूसरी तरह की मैकेनिक्स की जरूरत पड़ेगी? तो हाँ, दूसरी तरह की मैकेनिक्स की ही जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्यों का जवाब ये है कि मान लिया कोई आपने मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल लिया, ठीक है। अगर इस मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी है, तो मान लिया आपने इसको यहाँ से फ्री फॉल किया, ठीक है। ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर बॉल को आपने ऊपर से फेंका और u = 0 था, h हाइट है, तो वो t टाइम में मान लिया यहाँ पे आ गई है, h1 डिस्टेंस पे है ना, h1 इसे मान लो, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाता है, h = होता है ut + ½ gt²। लेकिन आपने कहा कि शुरू में आपने t = 0 पे ये लिया था और फिर ये यहाँ पे आ गई है, तो आपने कहा h1 = यहाँ पे आप 0 रखते हो, तो इस वाली कंडीशन की आप इक्वेशन ऑफ मोशन बना लेते हो, h = h1 + ½ gt²। अगर किसी और तरह का फोर्स लग रहा होगा तो फोर्स = क्या होता है, अपॉन मास = एक्सेलरेशन, तो आप यहाँ F/m रख रहते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप किसी तरह के ऑब्जर्वेशन को देखते हो तो कैसे देख पाते हो? जब किसी भी इंसिडेंट इवेंट को आप देखते हो तो लाइट इसके ऊपर पड़ती है, ठीक है, लाइट इससे इंटरेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट होती है, आपकी रेटिना पे पड़ती है। जब ये लाइट आपके रेटिना पे पड़ती है तो आपका रेटिना
माइंड तक सिग्नल भेजता है और आप उसे सेंस कर पाते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि जब इसके ऊपर लाइट पड़ी है और ज़्यादा लाइट है, अगर आपको ज़्यादा क्लियर देखना होता है तो आपको ज़्यादा लाइट डालनी पड़ती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे कोई भी चीज़ है, कोई भी इंसिडेंट कर रहे हो, कमरे में ज़्यादा लाइट है तो ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा रेडिएशन उससे इंटरेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट होएगा और हमारी आंख तक आएगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी क्लासिकल मैकेनिक्स से प्रॉब्लम को डील करते हैं तब उसमें इस लाइट का इस मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के साथ क्या इंटरेक्शन हुआ उसको कंसीडर नहीं करते हैं। कहीं पे आपने देखा है, आपने कंसीडर किया हो कि ये जो लाइट आ रही है, वेव्स, वो बॉल के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही है और हमारी आंख तक आ रही है। दैट मीन्स कि हम कुछ चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हैं। अब हमने मान लिया एयर रेजिस्टेंस है, बहुत कम है एयर रेजिस्टेंस, उसको हम नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो मोस्टली हम इसे इक्वेशन को लगाते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को, और उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं कि ओके ठीक है, रिजल्ट ऐसे ही आ रहे हैं, क्योंकि वो सब हमारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। अगर आपका पार्टिकल इतना छोटा सा है, बहुत छोटा सा एटॉमिक डायमेंशन का, और जब इससे लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हुई, इंटरेक्ट की, उसके बाद हमारी आईज तक आई, यानी हम किसी भी चीज़ को माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, बहुत ही छोटी चीज़ है, तो लाइट तो डालनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास कोई और मेथड नहीं है। एक्सपेरिमेंट में देखने का ही मेथड है और देखने के लिए आपको लाइट यूज ही करनी पड़ेगी। तो लाइट इसके साथ इंटरेक्ट करेगी, भले ही मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए हम इसका इंटरेक्शन कम मान लें, ठीक है, नेग्लिजिबल मान लें और उसको अवॉइड कर दें, लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में इस इंटरेक्शन को नेग्लिजिबल नहीं माना जाता। तो इसीलिए जब हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशन बनाए तो हम क्लासिकली उसको नहीं जनरेट कर सकते, यानी न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन से हम उसको जनरेट कर ही नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस इंटरेक्शन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, हमें इसे कंसीडर करना ही पड़ेगा। तो हमें इस तरह की इक्वेशन ऑफ मोशन की जरूरत पड़ेगी जिसमें आप एफ को कंसीडर कर सकें। लेकिन एक्चुअली में एफ किस तरह का है, यानी कि इंटरेक्शन किस तरह का है, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। जब तक कि इस इंटरेक्शन के बारे में नहीं पता चलेगा कि हाँ ठीक है, लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, कितनी लाइट पड़ने से कितना इंटरेक्शन हो रहा है, क्या फोर्स जनरेट हो रहे हैं, जब तक वो नहीं पता चलेगा आपको, तो आप इक्वेशन कैसे बना सकते हो? तो नहीं बना सकते। दैट मीन्स कि आपको कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा जिससे कि आप इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकें। तो इसीलिए एक नए तरह की मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी, जिसका नाम रखा गया क्वांटम मैकेनिक्स। आजकल तो ये क्वांटम मैकेनिक्स काफ़ी डेवलप हो चुकी है और इसकी हेल्प से आपको इतने सारे प्रोसेस, जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब भी पता चल जाता है। और जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिसमें पीएन जंक्शन डायोड, ये सब आपके माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बने हुए हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स से डेवलप होने के बाद ही आप इन सब चीज़ों को ऑब्टेन कर पाए हैं। और बाद में अब इसमें नैनो टेक्नोलॉजी को भी क्वांटम थ्योरी की हेल्प से आप समझ सकते हैं, यानी कि जब आप बहुत ही कम डायमेंशन नैनोमीटर में जाते हैं तो भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं किस तरह के अपरेटस हैं, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट तो बहुत ही फायदेमंद रहा है। तो अभी आपने समझ लिया कि क्यों ज़रूरत पड़ी थी इसकी, ठीक है, कि और क्यों हम क्लासिकली नहीं लगा पा रहे थे लॉज ऑफ मोशन। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो वेव्स है, ठीक है, आपने देखा कि जो लाइट है वो कहीं तो वेव का बिहेवियर कर रही है और कहीं पार्टिकल का बिहेवियर कर रही है। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका था कि डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे वेव बिहेवियर हैं लाइट के। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट है जिनकी हेल्प से आप पार्टिकल नेचर ऑफ फोटॉन्स या लाइट वो आपने पता लगाया। तो आपको ये तो पता चल गया कि लाइट का डुअल कैरेक्टर है, वो पार्टिकल की तरह बिहेव भी कर रही है और वेव की तरह भी बिहेव कर रही है। और इसी थ्योरी पे डी ब्रोगली ने इसी के बेस पर एक कॉन्सेप्ट रखा था कि हर मैटर के साथ एक वेव एसोसिएट रहती है, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैटर के साथ वेव एसोसिएटेड, लाइट के साथ वेव एसोसिएट है, लाइट वेव की तरह बिहेव कर रही है और पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, वो डिफरेंट थिंग है। क्योंकि आपने कहा था कि लाइट में तो आपके मासलेस पार्टिकल हैं जिन्हें आपने फोटॉन्स का नाम दिया था, लेकिन पार्टिकल के पास तो मास होता है ना फ्रेंड्स। तो इसीलिए डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट डिफरेंट था एकदम से, उसे एक्सेप्ट करना आसान नहीं था, क्योंकि जिसके पास मास है वो वेव की तरह कैसे बिहेव कर रही है। तो इस चीज़ को समझने के लिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो उनके पास कोई था नहीं, उन्होंने तो अपनी हाइपोथेसिस ही रख दी थी और इसको कोई प्रूव भी नहीं कर रहा था। डेविसन और जर्मर दो साइंटिस्ट थे, वो इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग कर रहे थे। एक्चुअली में
इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था और इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा पार्टिकल था, उसका मास चार्ज सब निकाल लिया गया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन को स्कैटर किया जा रहा था। लेकिन एक्सीडेंटली क्या हुआ कि जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट किया था उसमें एयर का लीकेज हो गया, जिसकी वजह से जो उन्होंने निकल लिया था वो ऑक्सीडाइज हो गया और सारे के सारे निकल के एटम क्या हो गए, क्रिस्टलाइज हो गए। और क्रिस्टलाइज होने से मतलब एक्चुअली एकदम क्रिस्टलाइज नहीं हुआ है, ऑक्सीडाइज हो गया। तो उन्होंने उसे हटाया, उसको गर्म किया, उसको मतलब काफ़ी उस पर प्रोसेस किए और उसके बाद उन्होंने उसको लगाया, फिर से फिट किया और इलेक्ट्रॉन को स्कैटर किया। तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट हो रहे हैं, जैसे कि एक्स रेज डिफ्रैक्ट होती हैं, जैसे ब्रैग्स एक्सरे है, आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा है कि एक्स रेज क्रिस्टल से डिफ्रैक्ट होती हैं, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होते हुए भी डिफ्रैक्ट हो रहे हैं। तो डिफ्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल हैं, तो वो भी डिफ्रैक्शन प्रोसेस दे रहे हैं, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो इस तरह डी ब्रॉगली को एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिला बाय डेविसन एंड जेमर, बाय एक्सीडेंटली हुआ हो भले ही, लेकिन इस एक्सीडेंटली परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट का फायदा बहुत हुआ डी ब्रॉगली को, उनको उसके लिए नोबेल प्राइज मिला। बाद में जीपी थॉमसन ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके डिफ्रैक्शन किया और साथ में इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर को शो किया। ठीक है, ये सब मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, आज ही केवल थियोरटिकल क्लास हो रही है, इसके एक लाइन समझना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आप ये तो समझ में आ गया कि मैटर के साथ वेव एसोसिएट है। ठीक है, अब ये वेव कैसी है, ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के बारे में पता चला, इसको हम डिस्कस भी करेंगे कि ये जो मैटर है इसके साथ मोनोक्रोमैटिक वेव है या किसी और तरह की वेव है। तो देखा गया कि मोनोक्रोमैटिक वेव तो नहीं है, इसके साथ एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है या हम उसे वेव पैकेट का नाम देते हैं। अब ये वेव पैकेट के अंदर पार्टिकल कहीं ना कहीं रहता है। ठीक है, अब देखिए पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट है और पार्टिकल, ये जो वेव है या तो प्लेन प्रोग्रेसिव है या फिर कॉम्पैक्ट वेव है, दो तरह की वेव एसोसिएट है। अब वो डिफरेंट बिहेव करती है, तो हम कैसे कि कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन जनरेट करें, हम प्लेन प्रोग्रेसिव के लिए करें या हम कॉम्पैक्ट वेव के लिए जनरेट करें, तो ये भी डिफिकल्टी आई जनरेट करने में ना, कि किस तरह का मैकेनिक्स में हम इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे बनाएं। तो इसको बनाने के लिए डिफिकल्टी आई कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि वेव के साथ किस तरह, पार्टिकल के साथ किस तरह की वेव एसोसिएट है। ठीक है, उसके लिए ये देखा गया, देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिफ्रैक्शन पैटर्न दे रहे थे। देखिए इसको हटाते हैं पहले। देखिए मैंने बताया आपको कि जो फिलामेंट होगा इसको गर्म करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। अगर आपने प्लेट्स लगा दी, यहाँ पे हाई पोटेंशियल दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होंगे और फिर आप स्लिट से पास कराओगे, कोलिमेट होंगे, एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। तो अब आपने कहा कि दो स्लिट रखी, यंग का डबल स्लिट वाला जो मेथड था, उस वो डिफ्रैक्शन, लाइट के डिफ्रैक्शन के लिए था ना, और यहाँ पे स्क्रीन रखा आपने। ठीक है, आपने देखा, ऑब्जर्व किया कि आपको सेंटर होता है ना, सेंटर में तो ये होता है, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है। तो जिस तरह से लाइट डिफ्रैक्शन पैटर्न देती है उसी तरह इलेक्ट्रॉन ने भी डिफ्रैक्शन पैटर्न दिया। तो ये तो प्रूव हो चुका था कि इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएट है और इस डिफ्रैक्शन पैटर्न की हेल्प से आप वेवलेंथ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि स्क्रीन की डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो अगर आपको ये भी नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी है, तो आप यहाँ से फ्रिंज के विड्थ, वो आप डिफ्रैक्शन में आपने पढ़ा है, फ्रिंज विड्थ जो होता है उसको निकाल के उसके बाद वेवलेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव एसोसिएट है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, और डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग मोमेंटम और वेवलेंथ के बीच में ये रिलेशन है। दैट मीन्स हमें पता चल गया है कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी हेल्प से वेवलेंथ तो आप निकाल ही चुके हो डिफ्रैक्शन पैटर्न से, वो आपको मिल चुका है फोटोग्राफिक प्लेट पे। फ्रिंज विड्थ से आपने क्या निकाल लिया है, वेवलेंथ निकाल लिया, और वेवलेंथ की हेल्प से आपने मोमेंटम निकाल लिया है। तो हमें ये पता चल गया इलेक्ट्रॉन बीइंग ए पार्टिकल, पार्टिकल होते हुए भी उसके साथ जो एसोसिएटेड वेव है उसकी वेवलेंथ क्या है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन इसकी हेल्प से बनाएंगे। ठीक है,
मतलब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट की सेटिस्फेक्शन जिससे हो जाए कि आपको कोई इक्वेशन बनाई, आपने एक इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई कि एस साई इज इक्वल टू ई साई। फॉर एग्जाम्पल अभी हम इसको समझेंगे बाद में कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई, तो इस तरह की बनाई कि जब आप इसे सॉल्व करें तो मोमेंटम की वैल्यू उतनी ही आनी चाहिए जितना एक्सपेरिमेंटली आ रही है, जिससे कि एक्सपेरिमेंट से हमने इक्वेशन जनरेट कर सकें। तो इस तरह की फ्रेंड्स श्रोडिंगर ने इक्वेशन जनरेट की थी और उस इक्वेशन की हेल्प से उन्होंने किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम, पोजीशन, वेलोसिटी, एनर्जी सब चीज़ निकाली थी। वो क्या है, वो ऑपरेटर मैकेनिक्स है, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो मतलब लंबे लेक्चर तो बहुत सारे हैं, तो अभी स्टार्टिंग में है कि इस तरह से एक्सपेरिमेंट के बेस पे इक्वेशन जनरेट होती हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता चल चुका है कि श्रोडिंगर की इक्वेशन वेव मैकेनिक्स में या क्वांटम मैकेनिक्स में जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो क्या बताती है। जिस तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन आपको किसी भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के स्टेट के बारे में, पोजीशन के बारे में और मोमेंटम के बारे में, इन सब के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, एनर्जी क्या है पार्टिकल की, ये सब डिस्क्राइब करता है। इसी तरह श्रोडिंगर की इक्वेशन जो होती है उसकी हेल्प से आप किसी भी पार्टिकल के वेवलेंथ, एटम को, एनर्जी को एंड सो ऑन, इन सबको निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू तो देखो नहीं आती है, ठीक है, वहाँ पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रहता है। वो क्यों रहता है वो हम डिस्कस करेंगे जब हम ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी पढ़ेंगे। तब हम देखेंगे कि जो पार्टिकल होता है उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी रहती ही रहती है। एक एग्जैक्ट डायमेंशन वाला पार्टिकल आपका नहीं होता। यानी आपने अगर इलेक्ट्रॉन को कह दिया कि इलेक्ट्रॉन की डायमेंशन इतनी है, तो वेव, इलेक्ट्रॉन के साथ तो वेव एसोसिएट है हर टाइम, ठीक है ना, हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट है। और जब तक वेव एसोसिएट है तब तक अगर आप उसको कॉम्पैक्ट भी करते रह जाएं, जैसे कि पोजीशन डिफाइन करते चले जाएं, तो उसका मोमेंटम अनसर्टेन होते चला जाता है और आप एग्जैक्टली बिल्कुल शार्प बाउंड्री नहीं क्रिएट कर सकते हैं। पार्टिकल को एग्जैक्टली एक पोजीशन पे आप नहीं रख सकते हैं। देखिए पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, क्योंकि मूव तो करता ही है, छोटे जो भी जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, तो वो जब मूव करते हैं तो वेव जरूर रहती है उनके साथ, तो उनकी पोजीशन हमेशा अनसर्टेन रहती है। तो आप पोजीशन में अनसर्टेनिटी के साथ ही मोमेंटम निकालते हो, तो मोमेंटम में भी अनसर्टेनिटी आती है, ऐसे ही एनर्जी में भी अनसर्टेनिटी आती है। ये अनसर्टेनिटी है क्या, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो इस लेक्चर से आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी किसी और मैकेनिक्स की जब हमारे पास एक वेल डिफाइंड क्लासिकल मैकेनिक्स थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब आप आसानी से कर सकते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है कि हमें न्यू मैकेनिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी है। हमारे पास एक वेल डिफाइंड मैकेनिक्स है जिसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स देते हैं, जो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स और मैक्सवेल्स की इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी और वेव्स ऑप्टिक्स, इन सब के ऊपर बेस्ड है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के नेचर को अच्छे से डिफाइन कर सकती है। तो उसके अलावा हमें न्यू मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए क्यों ज़रूरत पड़ी है, इसका आंसर आपको क्लियर हो चुका है। अब हमारे पास दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ द रियल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। क्योंकि आपने अभी तक ये देख लिया कि जो मैटर है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं या मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो मैटर है वो वेव कैरेक्टर को शो करता है। क्योंकि आपने देखा डेविसन जर्मन ने जब इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल होते हुए भी देखा कि वो डिफ्रैक्शन शो कर रही है, दैट मीन्स मैटर वेव का बिहेवियर शो कर रहा है। और रेडिएशन में आपने देखा कि वेव होते हुए ये पार्टिकल नेचर शो कर रहे हैं, क्योंकि इसका एविडेंस कौन सा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक्चुअली में है क्या इनका नेचर, मैटर का क्या वेव बिहेवियर है और रेडिएशन का क्या पार्टिकल बिहेवियर है। आप ये तो कह रहे हैं कि हाँ ड्यूअल कैरेक्टर है इसका, लेकिन कहाँ ये किस तरह से बिहेव करती हैं इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसको पता लगाने के लिए देखिए, एज्यूम करिए अगर कि मान लिया आपने किस तरह का एक्सपेरिमेंट सेटअप किया है। अगर आपने यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप किया है तो उससे आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। तो अगर हम पार्टिकल को लेके करें या वेव को लेके करें, चाहे दोनों में से कुछ भी लें, तो आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न ही मिलता है। देखिए फॉर एग्जांपल ये आपने एक इलेक्ट्रॉन बीम इससे निकल रही है फिलामेंट से, और ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है दिस। आपने इस तरह का एक्सपेरिमेंट सेट किया है कि यहाँ से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और उसके बाद ये इन दोनों स्लिट से पास होने के बाद यहाँ पे
पहुंच रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। वन टाइम में 1 इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा है। तो आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद इस पूरे स्क्रीन पे इस तरह का पैटर्न बन जाएगा। ये आपको सरप्राइजिंग नहीं लगा? एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो जा सकता है कहीं भी, मतलब कि किस तरह से इसने अपने आप को सेट किया इलेक्ट्रॉन ने कि वो ऐसा ही डिफ्रैक्शन पैटर्न देगा, ठीक है। दूसरा निकल के जाएगा तो वो यहीं पे कम इंटेंसिटी से जा रहा है। ये तो इंटेंसिटी है ना। देखिए आपको पता है कि वेव मैकेनिक्स में इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर है, और एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो यहाँ पे यानी कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे, उसके बाद यहाँ कम आए होंगे, यहाँ कम आए होंगे, यहाँ कम आए होंगे, यहाँ कम आए होंगे, धीरे धीरे करके इधर इंटेंसिटी डिक्रीज होती चली जाती है, आपको फ्रिंज पैटर्न मिलता है। तो अगर एक एक इलेक्ट्रॉन भी गया तब भी ये डिफ्रैक्शन पैटर्न को ही शो करता है। और अगर आपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को इसमें इंसिडेंट कराया तब भी इसी एक्सपेरिमेंट से, अगर सारी सिचुएशन सेम है तो यही डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन भी है वो अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, फिर उसके बाद रिकम्बाइन होके उसको जहाँ जाना होता है वो वहीं जाता है। चाहे आप एक एक इलेक्ट्रॉन भेज लें, चाहे आप एक साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भेज दें। तो ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया। इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया आपको कि इलेक्ट्रॉन अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न है तो वेव पैटर्न को ही अपना शो करता है, यानी कि मैटर इन दिस एक्सपेरिमेंट, इन दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट शो वेव कैरेक्टर, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे पार्टिकल नेचर शो कर रहा है अपना। अगर आपने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, हम फोटोन लेते हैं, एक सोर्स लिया लाइट का आपने, तो इसमें से फोटॉन्स निकलते हैं। आपको पता है कि जो लाइट होती है, लाइट में से एनर्जी वेव्स की फॉर्म में, वो तो क्लासिकली बताया था, लेकिन प्लांक ने बताया था कि जो लाइट है उसका डुअल कैरेक्टर है, वो कहीं कहीं पार्टिकल की तरह बिहेव भी करती है। और आपको मैंने ये बताया था, ये तो वेव मैकेनिक्स में होता है कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, लेकिन अगर आप पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट लें तो इंटेंसिटी होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये इंटेंसिटी बताता है। दैट मीन्स हम नंबर ऑफ फोटॉन्स को, या अगर इलेक्ट्रॉन के केस में देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर काउंट करें तो वो बताता है इंटेंसिटी को। तो हमने एक लाइट ली, उसकी बहुत कम इंटेंसिटी है, और इतनी कम है कि वो एक फोटॉन एक टाइम में निकाल रही है, तो उसको हम कैसे कह सकते हैं, ये डिम ले लेंगे लाइट, ठीक है। डिम होगी तो कम हो जाएगी ना लाइट, और साथ में यहाँ पे ग्लास प्लेट लगा दी, उनके बीच में स्मोक भर दिया तो और भी कम हो जाएगी। यानी कि ऐसा होगा कि इस लाइट में से सिर्फ एक टाइम में एक ही फोटोन निकलेगा, उस फोटोन को आपने स्लिट से पास कराया, और ये डबल स्लिट से पास होगी तो ये इस तरह का ही पैटर्न देगी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। मान लिया 3 to 4 मंथ बाद देखा गया कि एक एक फोटोन गया, इसने अपने आप को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया कि वो वेव पैटर्न दे रहा है। फिर इसे स्मोक प्लेट को हटा दिया गया, इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया गया, तब देखा गया तो जैसे ही एक्सपोज किया एकदम डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है आपको, ठीक है। समझ रहे हैं, ये एक्चुअली में टेलर का एक्सपेरिमेंट है फोटोन के लिए, टेलर एक्सपेरिमेंट। उन्होंने ये प्रूव किया था, चाहे हम एक एक फोटोन को लें, चाहे हम एक साथ बहुत सारे फोटॉन्स को लें, तब भी डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको मिलेगा। इलेक्ट्रॉन के केस में भी इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में आपको वेव कैरेक्टर ही मिलता है। अब बात करते हैं अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटोन से करें या पार्टिकल से करें, दोनों से करें तो आपको पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ही मिलेगा, ठीक है ना। अगर आपने पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को मेटल प्लेट पे इंसिडेंट कराया तो ये इससे स्कैटर होता है, क्योंकि ये पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है इसमें। और अगर फोटोन को कराया तो इसने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, क्योंकि ये पूरा एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है, तो यहाँ पे ये पार्टिकल की तरह, यानी कि एनर्जी क्वांटाइज हुई ना एक्चुअली। जब एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को ये एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट मीन्स कि उस ये जो आपने लाइट डाली है ये एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में है, और एक इलेक्ट्रॉन पूरे फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। कुछ तो वो बाहर निकलने में यूज़ कर देता है एनर्जी को, कुछ को काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। तो दैट मीन्स कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में चाहे पार्टिकल हो, इलेक्ट्रॉन, या फिर लाइट हो, वो पार्टिकल बिहेवियर ही शो करते हैं। तो इस तरह से हम इस कंक्लूजन पे निकलते हैं कि हमारा जो रेडिएशन, जो मैटर हो या रेडिएशन हो,
वो दोनों अपना पार्टिकल या वेव बिहेवियर शो करेंगे कि आपने किस तरह का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट लिया है। अगर आपने ऐसा लिया है तो वेव ही मिल रहा है आपको पैटर्न, इसमें पार्टिकल ही मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें फिर ये वेव की तरह बिहेव करने लगेंगे। कॉम्पटन इफेक्ट लिया है तो पार्टिकल की तरह ही बिहेव करता है। इस तरह से आप जिस तरह का एक्सपेरिमेंटल सेटअप करते हैं उस तरीके से माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो मैटर है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। अगर आपने वेव का लिया है तो वेव की तरह बिहेव करता है। तो ये चीज़ क्लियर है आपको। अब ये क्यों करता है ऐसा बिहेव, इसका मतलब हम पता लगा पाएंगे कि पार्टिकल और वेव दोनों में से दोनों की नेचर किस तरह की है। तो ये तो पता लगाना बहुत मुश्किल है। हम ये तो बता सकते हैं कि अगर हमने पार्टिकल लिया है और अगर हमने इस कंडीशन में इसको एक्सपेरिमेंटल को सेटअप किया है तो ये पार्टिकल किस तरह का बिहेव करेंगे। और अगर हमने वेव ली है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप जैसा लिया है, उस कंडीशन में ये वेव इस तरह बिहेव करेगी। तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट इंटरेक्शन होता है पार्टिकल का उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से, ठीक है ना। जैसे मान लिया आपने कॉम्पटन इफेक्ट लिया है तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, या लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है किसी एटम से, तो अगर फोटोन से स्ट्राइक करता है तो निकल जाता है, ठीक है ना, कम एनर्जी, ज़्यादा वेवलेंथ या कम एनर्जी के साथ स्कैटर हो जाता है। तो यहाँ पे हमने कहा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन लिया और इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक किया तो पार्टिकल बिहेवियर ही शो कर रहा है। तो आपका ये कहने तो हम इस कंक्लूजन पे निकले हैं कि जैसा इंटरेक्शन होगा पार्टिकल का या मैटर का, उसी हिसाब से उसकी हम प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। हम एक्चुअली में इंडिविजुअली नहीं निकाल सकता। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब रेडिएशन ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करता है उस इंटरेक्शन के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि हमें चीज़ें कब दिखाई देती हैं जब रेडिएशन ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करता है। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इस इंटरेक्शन को नेग्लिजिबल मान लेते हैं और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये इंटरेक्शन जब हमारे रेटिना पे पड़ता है, हमें जो ऑब्जर्वेशन दिखाई देता है, तो ये ऑब्जर्वेशन की वजह से हम पता लगा पाते हैं कि क्या इंसिडेंट हो रहा है। लेकिन ये इंटरेक्शन जो हुआ है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये नेग्लिजिबल नहीं माना जा सकता है। तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट इंटरेक्शन हो रहा है। ये कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इन सच कंडीशन सच टाइप ऑफ बिहेवियर विल बी ऑब्टेन, ठीक है।